हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज सेक्शन 186 इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स। देखिए ये चैप्टर आपका पार्ट ए में कवर है। अभी हम लोग का पार्ट बी चल रहा था, लेकिन हमने सेक्शन 185 जो है वो पढ़ा था, उसके कंटिन्यूटी में ही हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे। तो इसलिए हम यहीं पढ़ रहे हैं, इसको पार्ट बी के साथ ही पढ़ रहे हैं, बट ये आपके मॉड्यूल में पार्ट ए में कवर किया गया। चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका सेक्शन 186 से कंसर्न में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स सेक्शन 186। देखिए ये जो सेक्शन है इसके दो पार्ट्स हैं, 186 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। दोनों आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, दोनों का आपस में एक दूसरे से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए दोनों इंडिपेंडेंट सेक्शंस की तरह ही समझना, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज पढ़ने से पहले कुछ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। टू लेयर सिस्टम्स के बारे में ये बात करता है, तो टू लेयर होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड, इस ए लिमिटेड की सब्सिडरी है एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड। ये तीन सब्सिडरीज हैं उसकी। दिस इज कॉल्ड वन लेयर। एक कंपनी की सब्सिडरी जो भी है वो सब क्या होती है, वन लेयर में फॉल करती है। अब अगर मान लो सब्सिडरी की भी कोई सब्सिडरी हो, से मान लीजिए एक्स लिमिटेड की पी लिमिटेड एक सब्सिडरी है, फर्दर सब्सिडरी है, तो इसको बोलते हैं टू लेयर। इनमें सबकी हो सकती है, वाई की भी हो सकती है, जेड की भी हो सकती है, इवन एक्स की भी ज़्यादा हो सकती है, पी क्यू आर हो सकती है। तो अगर सब्सिडरी की सब्सिडरी है तो दैट इज नोन एज टू लेयर सिस्टम। देखिए जब ये सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 आया था, उससे पहले कोई रेस्ट्रिक्शन कंपनीज एक्ट ने नहीं इम्पोज कर रखा था। पहले एक कंपनी की मल्टीपल लेयर्स हो सकती थी, लाइक 5 लेयर, 6 लेयर, 10 लेयर्स, कितनी भी लेयर्स होती थी, जिसकी वजह से ये पता लगाना, ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कौन सी कंपनी किसको कंट्रोल कर रही है, कौन सी कंपनी का पैसा कहाँ लगा हुआ है, और मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में ओनरशिप किसके पास है। उसको रेस्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 सेज कि कंपनी की टू लेयर्स से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं होंगी। तो मैक्सिमम कितनी लेयर्स होंगी, मैक्सिमम लेयर्स जो होंगी एज पर दिस सबसेक्शन दैट वुड बी 2 लेयर्स ओनली। अच्छा, साथ ही में एक और बात बोली कि देखो ये जो सेक्शन है ना, सबसेक्शन, ये ओवरराइडिंग सेक्शन नहीं है। ओवरराइडिंग एक तो होता है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, मैंने बोल दिया जो बोल दिया, बात खत्म, इसके आगे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। ये तो होता है ओवरराइडिंग। वेयर जो सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 है वो बेचारा ओवरराइडिंग नहीं है, वो बोलता है जब सब लोग कुछ नहीं बोलते तो मैं बोल देता हूँ। तो अगर कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इस सेक्शन की बात मान लेना। तो दिस सेक्शन डज नॉट हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। तो देखो लेट्स सी, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेन इन दिस एक्ट मतलब नो ओवरराइडिंग इफेक्ट। अ कंपनी शैल अनलेस अदरवाइज प्रेस्क्राइब, अगर प्रेस्क्राइब है तो कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू not more than 2 layers of investment company, make investment through not more than 2 layers of investment company। तो मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो सकती है, 2 लेयर्स में, इससे ज्यादा नहीं हो सकती इन जनरल। बट हाँ इसके दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस में 2 लेयर से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा 2 लेयर से ज्यादा हो सकते हैं, कब हो सकते हैं ऐसा? पहला केस देखो, इन जनरल क्या होता है, बाहर वाली कंपनीज आती हैं, इंडियन कंपनीज को एक्वायर कर लेती है, अपनी सब्सिडरी बना लेती है। ओहो, ये तो जनरल बात है, क्योंकि इंडियन कंपनी बाहर वाली कंपनी को एक्वायर करे, ये तो भैया एक्सेप्शनल केस है। इंडियन कंपनी बाहर वाली कंपनी को एक्वायर अगर करेगी तो हम परमिशन दे देंगे, उसकी कितनी भी लेयर्स क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड, मान लो इंडियन कंपनी है टाटा, टाटा नाम तो तुमने सुना ही है। मान लीजिए ये एक्वायर करने जा रही है किसी ABCINC को।
इस ABC INC की ऑलरेडी एक सब्सिडरी है XINC, XINC की ऑलरेडी सब्सिडरी है YINC की ऑलरेडी सब्सिडरी है ZINC। इतनी सारी INC सब्सिडरीज है, बहुत सारी लेयर्स हैं भैया। 2 लेयर का कंडीशन तो इंडिया में रेस्ट्रिक्टेड है ना, बाहर थोड़ी ना है। तो यहाँ पे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर है। अब मान लो टाटा ABC INC को एक्वायर कर ले तो ऑटोमेटिकली ABC की जितनी भी सब्सिडरीज है वो टाटा की भी तो मिल जाएंगी ना सब्सिडरीज। तो अगर ऐसा हो गया तो क्या टाटा को मना कर दोगे कि नहीं नहीं तुम ABC INC को एक्वायर मत करो? अरे कर लो यार। फॉरेन ऐसी कोई भी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन में रजिस्टर है, उसको अगर आप एक्वायर करो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो देखो एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, provided that the provision of this subsection shall not affect whom? A company from acquiring any other company incorporated in a country outside India, मतलब फॉरेन हो गया ना। If such other company has investment subsidiaries beyond 2 layers as per the law of such country, तो अगर उस फॉरेन कंपनी की ऑलरेडी 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडरीज हैं, उसको आप एक्वायर कर रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आराम से एक्वायर कर सकते हो। ओके, ये बात समझ में आ गई। दूसरा एक्सेप्शन, मान लीजिए किसी लॉ प्रोविजन कंप्लायंस में ऐसा कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी फॉर द पर्पसेस ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स अंडर एनी लॉ और एनी रूल रेगुलेशन फ्रेम अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो किसी भी लॉ प्रोविजन की कंप्लायंस में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहां तक वापस समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 बोलता है कि ये सेक्शन ओवरराइडिंग नहीं है। क्या है? क्या है? अगर कोई कुछ ना बोले तो ये बोलता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट अनलेस अदरवाइज प्रेस्क्राइब, कहीं कुछ मना नहीं है। तो कंपनी शैल नॉट हैव, नहीं होंगी, 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं होंगी। ओके, लेकिन 2 एक्सेप्शनल केस, इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर रही है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, लॉ की कंप्लायंस में ऐसा कर रही है, किसी प्रोविजंस की कंप्लायंस में ऐसा कर रही है, कहीं कोई नोटिफिकेशन है उसकी वजह से ऐसा कर रही है तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर बात? अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना। होली ओन सब्सिडरी का नाम सुना आप लोगों ने? होली ओन सब्सिडरी मतलब जिसमें 100% स्टेक किसका है? होल्डिंग कंपनी का है। अब एक एग्जांपल समझना, ए लिमिटेड जो है उसकी बी लिमिटेड होली ओन सब्सिडरी है, बी लिमिटेड की सी लिमिटेड सब्सिडरी है और सी लिमिटेड की डी लिमिटेड सब्सिडरी है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे वायलेशन हुआ है क्या सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 का? तो एक प्रोवाइडेड पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड क्या बोलते हैं? प्रोवाइडेड फॉर दैट फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स, फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स अंडर दिस रूल, 1 लेयर which consist of one or more wholly owned subsidiary or subsidiaries shall not be taken into account। तो wholly owned subsidiary को लेयर ही नहीं मान रहे हम। तो देखो, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया wholly owned subsidiary के फॉर्म में, तो इसको हम लेयर ही नहीं मान रहे क्योंकि 100% तो उसका स्टेक लगा हुआ है, तो ये एक ही कंपनी मान रहे हैं। ठीक है, अब लेयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से, ये लेयर है, तो ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर एंड दिस इज व्हाट? सेकंड लेयर। तो यहाँ पे वायलेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। तो जब भी आपके किसी लेयर में होली ओन सब्सिडरी या सब्सिडरीज हो तो उनको हम लेयर काउंट नहीं करेंगे, उसको आप छोड़ देना, उसको स्किप कर देना और बाकी रेस्ट ऑफ द लेयर्स को काउंट कर लेना। तो पता चल जाएगा आपको कि आपने वायलेशन किया है कि नहीं किया है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो क्या बोल रहा है ये प्रोविजन कि 2 लेयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 लेयर की काउंटिंग करते वक्त होली ओन सब्सिडरी अगर कोई है लेयर में तो उसको एलिमिनेट कर देना, बाकी लेयर्स हम काउंट कर लेंगे। और 2 एक्सेप्शनल की बात की, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये सेक्शन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो 4 कंपनीज को एक्सेप्शन में डाला गया है। कौन कौन सी? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट। ये 4 कंपनीज हैं जिनको हमने एक्सेप्शन में डाला। तो लेट्स सी, नंबर 1 इज बैंकिंग कंपनी, नंबर 2 इज एनबीएफसी, नंबर 3 इज इंश्योरेंस कंपनी एंड नंबर 4 इज गवर्नमेंट कंपनी। तो ये 4 कंपनीज हमारी एक्सेप्शन है। इन पे लेयर सिस्टम एप्लीकेबल ही नहीं होता, मतलब जैसे जितनी लेयर ये एक्वायर कर सकते हैं, इनकी मर्जी। 5 लेयर तो 5 लेयर, 6 लेयर तो 6 लेयर, जितनी लेयर्स रखनी है उतनी रख लो, कोई आफत नहीं है। गॉट इट? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अभी बोलता है जब ये सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 आया था, उससे पहले तो कोई रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं। अब मान लो पुरानी कोई कंपनी है जिसने 2 लेयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट रख रखा है, वो क्या करे बेचारी? पुरानी लेयर बेच दे, डिसइन्वेस्ट कर दे। ऐसे कैसे कर दे यार? उस टाइम पे तो ये प्रोविजन नहीं था ना, तो हम थोड़ी ना ऐसे बोल देंगे अचानक से तो तुम डिसइन्वेस्ट कर दो। तो क्या करे वो कंपनी, उसके बारे में कुछ कंडीशंस बताई गई है। तो लेट्स सी, एवरी कंपनी अदर देन ए कंपनी रेफर्ड अबव, मतलब चारों कंपनीज को छोड़ दो, इन पे तो प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होता ना, इनको छोड़ दो, इनके अलावा जो भी कंपनीज हैं, एग्जिस्टिंग ऑन और बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल which has number of layers of subsidiaries in excess of layers specified in sub rule 1, मतलब 2 layers से ज्यादा जिनके पास layers हैं, more than 2 layers, तो जिनके पास 2 layers से ज्यादा layers हैं ऑलरेडी, तो वो क्या करे, क्या करना चाहिए उनको? 3 बातें हैं। पहली बात, आरओसी को इंटीमेट करो, CRL 1 फॉर्म फाइल करो 150 डेज के अंदर। 150 कहां से? जिस दिन से ये प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ था वहां से। मेरे पास 10 लेयर्स थी, अब भैया मेरे पास पहले पैसा था, मैंने लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई रेस्ट्रिक्शन थी नहीं, तो मैंने 10 लेयर्स रख रखी हैं। तो मुझे क्या करना है? आरओसी को इन्फॉर्म करना है, सिर्फ CRL 1 फॉर्म फाइल करूंगी, 150 डेज के अंदर आरओसी को बताऊंगी कि देखो भैया आपने अभी प्रोविजन लगाया, पहले कोई प्रोविजन था नहीं, मैंने पहले 10 लेयर्स एक्वायर किए। तो इंटीमेशन करने में भी कुछ जा रहा है क्या? तो इंटीमेशन तो करना ही पड़ेगा 150 डेज में। तो पहली कंडीशन, शेल फाइल क्या करेगी? शेल फाइल विद आरओसी अ फॉर्म CRL 1 disclosing the details specified therein within a period of 150 days। 150 डेज के अंदर अंदर आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दीज रूल्स इन द ऑफिशियल गजट। जिस दिन से रूल एप्लीकेबल हुआ था उसके 150 डेज के अंदर अंदर आपको ये इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो वो कंपनी जो है आरओसी को CRL 1 फॉर्म फाइल करेगी विद इन 150 days, within 150 days। Is this okay? आगे बढ़ते हैं। एंड अब उसके बाद जितनी है उतनी रख लो, आगे और बढ़ाने के बारे में मत सोच लेना। तो shall not after the date of commencement of these rules have any additional layers of subsidiary over and above the layers existing on such date। means मान लो सिटी लिमिटेड है, बहुत पैसा था कंपनी के पास, एज्यूम कर लेते हैं ऐसा, और इसके पास थी 10 लेयर्स, 10 लेयर्स थी, तो क्या अभी 11th लेयर और एक्वायर कर सकती है इस रूल के कमेंसमेंट के बाद? नो, अब 10 पे रुके रहो, 10 से ऊपर जाने का सोचना भी मत। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम लिमिट, यही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अरे भैया हमने बेचने के लिए नहीं बोला, यही कम बात है क्या? तुम अपने ऐसे फायदा उठाओगे और एक्वायर करने बोले, अब तो हम वायलेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, एक काम करते हैं अब 10 हो कि 11 और एक्वायर कर लेते हैं। नो वेज, जो है वहीं पे बने रहो, स्टैचू हो जाओ। अब 10 से ज्यादा नहीं एक्वायर कर सकते, कम करना है, बेचना है तो बेच दो, तुम्हारी इच्छा, लेकिन 10 से ज्यादा एक्वायर नहीं करोगे। ये क्लियर? अब लास्ट कंडीशन क्या बोलते हैं, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ, देखते हैं आपको लैंग्वेज इंटरप्रेट करनी आती है कि नहीं आती है। शैल नॉट, अच्छा अब ये कॉमा वाली लाइन है, इसको बाद में पढ़ते हैं। shall not have the number of layers beyond the number of layers it has after such reduction or maximum layers allowed in sub rule 1 whichever is more। और बीच में क्या लिखा था?
in case one or more layers are reduced by it, number of layers reduced by it subsequent to the commencement of these rules. ओहो क्या लिखा है ये तो, बाप रे बाप, ऊपर से चला गया सब कुछ. एक बार शांति से समझते हैं. So let's assume there is a company called A Limited. ठीक है. Before commencement of these rules उसके पास थी 4 layers. Before commencement of these rules कितने layers थी? 4 layers. ठीक है. Subsequently उसने बेचना स्टार्ट किया. अब बेचा तो क्या हुआ? मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम एक लेयर बेची, 1 लेयर सोल्ड, मतलब डिसइन्वेस्टेड. 2 लेयर बेची, अलग अलग केस देख लेते हैं. 1 2 लेयर सोल्ड, 3 लेयर्स सोल्ड. वी आर हैविंग 3 सर्कमस्टांसेस. एक लेयर बेच दी, 2 लेयर बेच दी, 3 लेयर बेच दी. 1 लेयर सोल्ड, तो बची कितनी? रिमेनिंग 3 लेयर्स. 3 बची ना, माइनस करना आता है ना. 4 में से 1 गई तो 3 बचती है. अच्छा 4 में से 2 बेची थी तो कितनी बची? 2 लेयर्स बची. ध्यान से समझ लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है नहीं तो इस प्रोविजन में. हाँ, अब 3 लेयर्स हैं, बेच दी 4 में से, तो कितनी बची? 1 लेयर बची. ठीक है, ये बची है हमारे पास. अच्छा, एज पर दिस सेक्शन कितनी लेयर्स हो सकती हैं? कितनी हो सकती है एज पर दिस रूल? अलाउड कितनी होती है? मैक्सिमम 2 2 2. ठीक है. अब ये बोलना चाह रहा है कि बेचने के बाद कितनी कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसा बोलना चाह रहा है. तो बेचने के बाद जितनी बची है वो, और टू विच एवर इज हायर आप कंटिन्यू कर सकते हो. तो यहाँ पे हायर निकाल लेते हैं. हायर तो 3 और 2 में से हायर कितना होता है? 3 2 एंड 2. हायर निकाल दिया. अब समझना ध्यान से, कंपनी के पास 4 लेयर्स थी, एक बेच दी, 3 लेयर्स बची हुई हैं. तो 3 और 2 विच एवर इज हायर 3, तो कंपनी 3 लेयर्स कंटिन्यू कर सकती है, 3 से ज्यादा नहीं कंटिन्यू कर सकती. ये नहीं कि 4 ले ले वापस एक और, बोले एक बेची थी हमने, डिसइन्वेस्ट की थी, वापस ले ली हमने. यू कांट डू दैट. जितनी रिमेनिंग बची हुई है वो और 2 जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, विच एवर इज हायर. अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल समझने का कोई केस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 2 है तो कुछ समझ नहीं आएगा. तीसरा देखते हैं. 3 लेयर्स बेच दी, 4 में से 3 बेच दी, बची 1. लिमिट है आपकी एज पर दिस सबसेक्शन 2. तो 1 और 2 कितनी आप ले सकते हैं? 2 तक ले सकते हैं, विच एवर इज हायर. 1 आपके पास बची है, आप चाहो तो एक और लेयर एक्वायर कर सकते हो क्योंकि 2 लेयर्स तक तो सबसेक्शन अलाउ करता ही है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है. तो दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि अगर आपके पास पुरानी लेयर्स ज़्यादा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें कंटिन्यू करो, सिर्फ आरुषि को इन्फॉर्म करो. और अगर तुम बेचते हो तो ये नहीं कि जितनी बेच दी वापस एक्वायर कर लो. अब जितनी बेच दी उसके बाद जो बची हुई है वो ही कंटिन्यू करोगे. अगर वो 2 से भी कम चली जाती है तो 2 तक तो आप मेंटेन कर सकते हो. अब वापस लैंग्वेज पढ़ो. पहले ये ना ये वाला पढ़ लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं. In case 1 or more layers are reduced by it subsequent to the commencement of these rules, ये rules आए उसके बाद उसने बेच दिया, तो company shall not have the number of layers beyond the number of layers it has after such reduction. It has after such reduction, ये आगे ना remaining reduction, after such reduction जो भी बची हुई है वो, और maximum layers allowed in sub rule 1, तो maximum कितनी allowed है? 2, whichever is more. तो इससे ज्यादा वो लेयर्स नहीं रख सकते. तो ये 3 कंडीशन उनको फुलफिल करनी पड़ेगी. तो पहली कंडीशन, अपनी एग्जिस्टिंग लेयर्स आरओसी को CRL1 फॉर्म फाइल करिए, 150 डेज के अंदर इन्फॉर्म करिए. दूसरा, जितनी एग्जिस्टिंग लेयर्स हैं उनको कंटिन्यू कर सकते हो, बेचने की जरूरत नहीं, लेकिन एक्वायर भी नहीं कर सकते. और अगर आप डिसइन्वेस्ट करते हो सब्सिक्वेंटली, तो जो भी डिसइन्वेस्टमेंट के बाद बची हुई रिमेनिंग आपके पास लेयर्स होंगी, वो रिमेनिंग लेयर्स और 2 whichever is higher आप कंटिन्यू कर सकते हो. ये हमारा यहाँ पे सेक्शन 186 सब सेक्शन 1 खत्म होता है. गॉट इट? समझ में आ गया सबको अच्छे से? तो लेयर सिस्टम किन किन में एप्लीकेबल नहीं होगा? 2 एक्सेप्शनल केसेस,
होली ओन सब्सिडरी को लेयर में काउंट नहीं करना है, 4 कंपनीज पे प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होता है, और अगर पुराने लेयर्स हैं तो फिर क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 186 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है जिसमें हमने लेयर सिस्टम्स को अंडरस्टैंड किया है। नाउ लेट्स मूव टू सबसेक्शन 2। देखिए सबसेक्शन 2 जो है उसका सबसेक्शन 1 से कतई कोई लेना देना नहीं है। सबसेक्शन 2 अपने आप में इंडिपेंडेंट सबसेक्शन है, तो इसको अब अलग से ही समझना, उसका पहले सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना। अब ये जो सबसेक्शन है वो इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, गारंटीज की बात करती है कि कोई भी कंपनी कितना लोन दे सकती है, किसी को कितना गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है, या कहीं दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। तो व्हाट डज दिस सबसेक्शन सेज? नो कंपनी shall directly or indirectly, no company shall directly or indirectly क्या करेगी? नंबर 1, गिव लोन, लोन नहीं देगी। किसको लोन नहीं देगी? नंबर 1, किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को। तो पर्सन को भी नहीं देगी, बॉडी कॉर्पोरेट को भी नहीं देगी। अच्छा मना ही नहीं, अभी लिमिट पढ़ेंगे हम आगे, है ना। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पहला पॉइंट किसके लिए बोल रहे हैं? लोन के लिए। दूसरा पॉइंट किसको कवर कर रहे हैं? गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन। देखो पूरा लिखना है, गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन। पता चले गारंटी वर्ड लिख के आ गए आप, और गारंटी किसकी? पर्सनल गारंटी की बात कर रहे हो, कैरेक्टर की गारंटी बात कर रहे हो, किसकी गारंटी की बात कर रहे हो? तो इसलिए गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन किसको? अगेन 2 लोगों की बात हो रही है, पर्सन की और बॉडी कॉर्पोरेट की, ठीक है। तो कंपनी किसी पर्सन को लोन नहीं देगी, गारंटी सिक्योरिटी नहीं देगी, बॉडी कॉर्पोरेट को भी लोन नहीं देगी, गारंटी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेगी। चलो तीसरा केस और पढ़ लेते, थर्ड केस। एक्वायर बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन, परचेज या अदरवाइज सिक्योरिटीज एक्वायर भी नहीं करेगी। अब सिक्योरिटीज में पर्सन मत डाल देना, पर्सन को सिक्योरिटीज इशू करने के राइट नहीं होते हैं। सिक्योरिटीज सिर्फ और सिर्फ कौन इशू कर सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट ही इशू कर सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट। कि कई बार भावुक हो जाते हैं और हम बस भावुक होकर के, भावनाओं में बह करके बस सब में पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट। थर्ड केस में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? बॉडी कॉर्पोरेट आएगा, पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटीज कौन इशू कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही इशू कर सकते हैं। तो कंपनी लोन नहीं देगी, गारंटी और सिक्योरिटी लोन नहीं देगी, है ना, और ना ही इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज करेगी बॉडी कॉर्पोरेट की, ठीक है। किससे ज्यादा? एक्सीडिंग ऑफ व्हाट? 60%। 60% किसका? पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, whichever is higher। मतलब ये लिमिट दे दी, इस लिमिट तक अगर आप करते हो तो BR पास कर लेना, लेकिन इस लिमिट के बियॉन्ड अगर जाओगे तो SR पास कर लेना। तो विद इन दिस लिमिट क्या करना पड़ेगा आपको? BR, और बियॉन्ड दिस लिमिट SR। अच्छा साथ ही में यहाँ पे जो पर्सन है उस पर्सन में किसको नहीं इंक्लूड कर रहा है? डज नॉट इंक्लूड एनी इंडिविजुअल हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के अलावा पर्सन की बात करिए। एम्प्लॉय को तो हम लोन देते ही हैं, हमने पढ़ा था ना 185 में भी पढ़ा था हमने, जिसमें MD WTD को तो लोन दे ही रहते हैं ना अपन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, तो वहाँ तो अलाउड होता है। तो एम्प्लॉय के अलावा किसी भी दूसरे पर्सन को अगर आप लोन वोन देते हैं तो वो 186 सबसेक्शन 2 में फॉल करता है। तो कंपनी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ कर रही है वो कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम के 60% और 100% ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विच एवर इज हायर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर इस लिमिट के अंदर है तो क्या करोगे? BR पास करना है, यूनानिमस कंसेंट, मतलब 100% कंसेंट से। क्या? 100% कंसेंट से। अभी हमें बोर्ड रेजोल्यूशन पता है ना यूनानिमस कंसेंट से क्या होता है, तो 100% कंसेंट से आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस लिमिट के बियॉन्ड गए तो क्या करना पड़ेगा? मेंबर्स से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो इस लिमिट के बियॉन्ड दिस लिमिट पास SR, बियॉन्ड दिस लिमिट क्या करना पड़ेगा? SR पास करना पड़ेगा, प्लस देखो BR तो पास होता ही है, वही 100% वाला,
देखो एसआर पास करने से पहले बोर्ड मीटिंग तो होगी, बोर्ड मीटिंग के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, जब तक बोर्ड प्रपोजल नहीं देगा मेंबर्स को तो काम कैसे होएगा। तो इसीलिए पहले बोर्ड मीटिंग होगी और बोर्ड मीटिंग में क्या किया जाएगा, पहले 100% कंसेंट से प्रपोजल अप्रूव होगा, फिर जनरल मीटिंग कॉल होगी और वहां पे आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो लिमिट कितनी हुई, ये जो हमने पढ़ी, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है इस रेस्पेक्टिव जो कैलकुलेशंस आपको दे रखी है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो लेट्स अज्यूम कंपनी की पेड अप कैपिटल जो है वो 100 करोड़ की है ना, फ्री रिजर्व जो है वो 50 करोड़ का है, ठीक है। अच्छा अब कंपनी जो है अभी तक कोई लोन इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, पहली बार कंपनी किसी को लोन देना चाह रही है, लोन टू एक्स लिमिटेड, किसी एक्स लिमिटेड को लोन देना चाह रही है अमाउंटिंग टू ₹30 करोड़। तो कंपनी को कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लिमिट चेक करनी है। तो चेक करें लिमिट क्या है, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज में पुट करें। ये पेड अप कैपिटल हो गई 100 करोड़, फ्री रिजर्व हो गया 50 करोड़, इसका कितना परसेंट, 60% ना, ओके। चलो 150 करोड़ का 60% कितना हो गया, 90 करोड़, 90 करोड़। और 100% ऑफ फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज में कितना होता है, 50 करोड़। विच एवर इज हायर, तो 90 और 50 में से हायर कितना होता है, 90 करोड़ होता है ना। अच्छा ये कितना देना चाह रही है, सिर्फ 30 करोड़ देना चाह रहे हैं, तो ये 90 करोड़ की लिमिट के अंदर फॉल कर रहा है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप बीआर पास करके लोन दे सकते हो। अच्छा मान लो अज्यूम करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी में ऑलरेडी 70 करोड़ का लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट होता पहले से ही, और अब कंपनी ये लोन और देना चाह रही है, तो 70 तो पहले से ही है, 30 और दे दोगे तो 100 करोड़ हो गया, जबकि हमारी लिमिट कितनी है 90 करोड़ की। तो अगर 100 करोड़ करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 में हमें लिमिटेशन दे रखी है। अभी ये सबसेक्शन में काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन एक साथ बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा आप लोग का, तो हम एक बार यहीं तक कंप्लीट करते हैं। 186 सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा, लेयर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और सबसेक्शन 2 जो है उसमें अभी लिमिट्स पढ़ी हमने, सिर्फ लिमिट के अलावा बहुत सारी बातें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू सो मच।